चोल साम्राज्य की स्थापना 300 ईसा पूर्व हुई थी, यानी आज से लगभग 2300 साल पहले, और उनका साम्राज्य लगभग 1500 साल तक रहा, जो आज बहुत ज्यादा है। चोल साम्राज्य में 20 से ज्यादा राजा हुए। राजा राजेंद्र राजा एक समेत सभी राजाओं ने उल्लेखनीय काम किए हैं। चोल साम्राज्य की नेवी इतनी शक्तिशाली थी कि पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेज सब मिलके भी युद्ध करते तभी भी चोल ही जीतते। सोचिए, 2300 साल पहले चोल राजाओं ने समुद्र में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। चोल नेवी के 4 प्रमुख भाग थे। धारण समुद्री युद्ध में इस्तेमाल होने वाले आज के विध्वंसकों के बराबर थे। लूला आज के दौर के छोटे युद्धक पोत के बराबर थे। वज्र आज के समय के आधुनिक युद्ध पोत की तरह थे, जो तेजी से हमला करने में सक्षम थे। धीरी सदाई जो दुश्मनों के युद्ध पोत को तबाह करने में सक्षम और सबसे खतरनाक और हथियारों से लैस युद्ध पोत। इसमें 400 सैनिक एक साथ आ सकते थे। इसके अलावा भी चोल के पास अलग अलग शिप थे, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में काम आते थे। चोल साम्राज्य ने ऐसे मंदिर बनाए हैं जो आजकल के आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी के साथ बनाना भी असंभव है। तमिलनाडु में तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इसको राजा प्रथम ने 1003 से 1010 ईस्वी में बनवाया था। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। यह मंदिर की रहस्य की बात है कि मंदिर बगैर नींव के बना हुआ है। सोचिए, मंदिर बनाने में सीमेंट या चिपकाने वाले पदार्थों का प्रयोग भी नहीं किया। ग्रेनाइट के चौकोर पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मंदिर का मुख्य गुंबद 216 फुट ऊंचा है। मुख्य गुंबद के ऊपर 81,000 किलो का विशालकाय पत्थर है। गुंबद के ऊपर एक स्वर्ण कलश भी स्थापित किया गया है। सोचिए, इतने साल पहले बिना नींव के बने हुए मंदिर पर जो बिना सीमेंट के खड़ा है, उस पर 80 टन का पत्थर ऊपर पहुंचाना। इस मंदिर के गर्भगृह में 13.5 फीट का शिवलिंग स्थापित है और नंदी की 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची प्रतिमा भी है। यह मंदिर आज भी टिका हुआ है। 6 भूकंप से जुड़ा झेल चुका है। यह मंदिर गंगईकोंड चोलपुर मंदिर, जो तमिलनाडु के अरियालूर में है, जो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बनवाया, जो 1025वीं में बना था। अभी बताऊंगी इसके बारे में बड़ी ही अच्छी कहानी। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भी अपने आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। इसका शिखर 1050 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में कुल 1050 स्तंभ हैं। तमिलनाडु के तंजावुर में ऐरावतेश्वर मंदिर, जो राजा द्वितीय ने 12वीं सदी में बनवाया था, यह भी भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। चोल साम्राज्य को शिल्प कला का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और क्यों ना कहा जाए। इतने अच्छे मंदिर उन्होंने खड़े किए हैं, जिसमें इतनी बारीकी से काम हुआ है। इसका आर्किटेक्चर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान शिव को ऐरावतेश्वर के नाम से पूजा जाता है। यह माना जाता है कि इंद्र देव की ऐरावत ने महादेव की पूजा की थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर है।
मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ने से हर सीढ़ी से अलग अलग ध्वनि निकलती है। राजा राजा चोल ने बाद उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम सन 1012 में राजा बने। उनके पिता के शासन काल में वह सेनापति थे और उन्होंने कई सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने श्रीलंका की विजय यानी इंडोनेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, सिंगापुर, कंबोडिया को अपने अधीन कर अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने दुनिया की पहली थिक टेक नेवी तैयार की थी। उसके शासन काल में चोल साम्राज्य समृद्ध हुआ था। उनके नौसेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे और हजारों अटैक शिप भी थे। राजेंद्र चोल ने कई राज्यों को जीतने के बाद एक नीति बनाई। कुछ राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया तो कुछ के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। चोल साम्राज्य ने उत्तर भारत पर कभी कब्जा नहीं किया क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत और समुद्र के साम्राज्य स्थापित करना था। किंतु अगर वह चाहते तो उत्तर भारत को भी अपने अधीन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और यह प्रमाणित भी हो चुका है। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। राजेंद्र चोल ने बंगला और आज के बांग्लादेश तक कब्जा कर लिया। वह एक ऐसा सैन्य अभियान था जो आज तक के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक था, लेकिन वह कब्जा उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए भी किया था। साल 1023 तक अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत में मजबूत कर लिया था। कई विजय अभियान भी सफलता के बाद नई राजधानी बनाने का फैसला किया। नई राजधानी बनाने के लिए राजेंद्र चोल ने गंगा जल लाने की संकल्प लिया, किंतु गंगा नदी तो तंजावुर से 2000 किलोमीटर दूर थी। इसीलिए गंगा जल के लिए 1023 से 1027 तक राजेंद्र चोल ने सैन्य अभियान चलाया। इसमें राजेंद्र चोल विशाल सेना के साथ अभियान पर निकले थे, लेकिन कहीं भी राजा उनकी सेना को राज्य में प्रवेश नहीं करने देती थी, क्योंकि राजाओं को अपने साम्राज्य गंवाने का डर था। लेकिन वह गंगा जल को पूरे सम्मान के साथ लाना चाहते थे, इसीलिए वह विशाल सेना के साथ गए थे। इसलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगला को जीता, जिसमें उन्होंने इंद्रस्त, राणासुर, धर्मपाल, महीपाल, गोविंद चंद्र जैसे कई शक्तिशाली राजाओं को हराया। उस समय से पूर्व भारत पर महमूद गजनी आक्रमण कर रहा था। राजेंद्र चोल प्रथम मध्य प्रदेश के जब चित्रकूट में थे, तब महमूद गजनी 60 किलोमीटर दूर कलिंजर में था। मध्य प्रदेश के राजा भोज और राजेंद्र चोल में मित्रता थी। राजेंद्र चोल से डरकर गजनी ने राजा भोज पर हमला नहीं किया। गजनी को भी डर लग गया था राजेंद्र चोल से। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा सागर से गंगा जल लिया। गंगा जल लेकर 2000 किलोमीटर वापस आए और फिर नई राजधानी पर नामकरण गंगा जी के नाम पर किया। नई राजधानी को गंगईकोंड चोलपुर में नाम दिया। गंगईकोंड चोलपुर का अर्थ है वो राजा जिसने गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक जीत हासिल की। इतना ही नहीं, गंगा जल अर्पण के लिए एक विशाल झील का निर्माण किया गया।
उस झील का नाम चोल गंगम झील रखा गया। इस झील को आज पुनेरी झील कहते हैं। सिर्फ गंगा जल को सम्मान के साथ लाने के लिए उन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों को हराया, लेकिन अपने अधीन कभी नहीं किया। मुगलों और आक्रांताओं के तरफ से हारे हुए राज्य पर अत्याचार नहीं किया, गुलाम बनाया, किसी के धार्मिक स्थल नहीं तोड़े, उन राजाओं का सम्मान किया और व्यापारिक संबंध बनाए। राजेंद्र चोल एक ऐसे राजा थे जिन्होंने उत्तरी राज्यों को जीत कर छोड़ दिया। सोचिए वह कितने पराक्रमी थे। चोल साम्राज्य में शिक्षा और विज्ञान पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। चोल साम्राज्य में एनाईएरम में वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज में पाठकों यानी छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई थी। शिक्षकों को दैनिक भत्ता मिलता था। हर साल बोनस के रूप में सोने दिए जाता था। उसमें मैथ, साइंस, आर्ट्स सभी विषय पढ़ाए जाते थे। चोल साम्राज्य में भूमि सुधार और सिंचाई की व्यवस्था में भी प्रगति हुई थी। चोल राजा समय समय पर जमीन का सर्वे करवाते थे। जमीन पर एक एक इंच जुताई का रिवॉर्ड भी रखा जाता था। उस समय गज के हिसाब से जमीन मापी जाती थी। सर्वे के बाद और फायदे का अनुमान करके कर लिया जाता था। फायदा ना होने पर कर नहीं लिया जाता था। इतना ही नहीं, चोल राज्यों में किसानों के लिए कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। कावेरी और अन्य नदियों पर पत्थर के बांध बनवाए। बड़े इलाके में सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंड में विशाल झील बनवाई। इस झील में कोलेरन और वेलर नदी का पानी आता था। यह झील 16 मील लंबी थी। पत्थर के नाले और नहरें जुड़ी थी। अब बात करते हैं उनके समय में जनता के अधिकार क्या थे, क्या वह खुश थे या नहीं। उस समय चोल साम्राज्य में लोकतंत्र उस तरीके से था जो आज हम चाहते हैं। उस समय चुनाव आयोग भी था और पूरा सिस्टम था चुनाव लड़ने का। और इतना अच्छा सिस्टम था कि अगर देश वो मान ले तो चुनाव के नाम पर जो गंदगी और करप्शन होती है वो खत्म हो जाएगी। चोल साम्राज्य के शासन व्यवस्था बहुत ही सुयोजित थी। चोल साम्राज्य में शासन व्यवस्था को 4 भागों में बांट दिया गया था। सबसे पहले मंडल हुआ करते थे, जैसे आज के समय में भी मंडल होते हैं। एक मंडल में कई डिवीजन होते थे जिन्हें वालाकन्नडू कहा जाता था। उसके बाद जिला परिषद होता था जिसे हम नड्डू कहते थे, जैसे आज जिले के नियम कहते हैं। और फिर गांव की व्यवस्था होती थी जिसे हम कुरुम कहते हैं। पूरे चोल साम्राज्य को मंडलों में बांटा गया था और हर मंडल का शासक चुनाव से नियुक्त होता था। चोल साम्राज्य में जो यह सिस्टम था उसके अंदर आज पंचायती राज सिस्टम बनाया गया है। गांव में महासभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था। हर गांव में 30 वार्ड हुआ करते थे जिसके सदस्य भी चुने कर आते थे।
वहां पर राजा था, लेकिन फिर भी राजा उन्हें नहीं चुनता था, लोग उन्हें चुनते थे। यह सभी सदस्य मिलकर महासभा बनाते थे। गांव के सभी महत्व और पहले ये महासभा ही लेते थे। गांव में महासभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था। हर गांव में 30 वार्ड हुआ करते थे, जिसके सदस्य भी चुनकर आते थे। वहां पर राजा था, लेकिन फिर भी राजा उन्हें नहीं चुनता था, लोग उन्हें चुनते थे। यह सभी सदस्य मिलकर महासभा बनाते थे। गांव के सभी महत्व फैसले महासभा ही लेती थी। चुनाव के भी नियम होते थे, जैसे उम्मीदवार के पास जो चुनाव लड़ रहा है उसके पास खुद का मकान होना चाहिए, खेती के लिए अपनी जमीन होनी चाहिए, उम्र 35 साल से ज्यादा और 70 से कम होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, पिछले 3 सालों तक एक ही पद पर ना रहा होना चाहिए। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति होने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। भ्रष्टाचार में दोषी होने पर उम्मीदवार और उसके आने वाली 7 पीढ़ियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता था और यह नियम बहुत कठोर था ताकि कभी भ्रष्टाचार ना हो। उस समय में जनता के पास एक ऐसा बेहतरीन अधिकार था जो आज भी होना चाहिए। चोल साम्राज्य में जनता के पास राइट टू रिकॉल का अधिकार था, मतलब जनप्रतिनिधि को जनता उसके पद से हटा सकती है। अगर जनप्रतिनिधि सभी के काम नहीं कर रहा तो उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो जनता उसे हटा सकती है। उनको हटाने के लिए जनता को उनके खिलाफ आवाज उठानी होती थी, जिसके बाद महासभा उनके बातें मान लेती थी और उन्हें हटा देती थी। और यह सब बातें झूठ नहीं है। चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था आज भी शिलालेखों में मिलती है। चेन्नई के लगभग 90 किलोमीटर दूर एक गांव में तमिलनाडु के कांचीपुर जिले में स्थित प्राचीन मंदिर में उत्तर मेरु शिलालेख अंकित है। इन शिलालेखों में चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था अंकित है, जैसे उम्मीदवार कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यह सब लिखा है। यह चोल राजा प्राणंतक के द्वारा 1100 वर्ष पहले लिखा सन 919 में लिखे गए थे। चोल साम्राज्य में महिलाओं को सम्मान अधिकार मिलते थे, उन पर कोई भी बंधन नहीं थे। कई महिलाओं शासन व्यवस्था संभालती थी, यह तक कई महिलाओं ने तो नौसेना में भी भर्ती ली थी और युद्ध भी करती थी। चोल कलाओं में भी बहुत आगे थे। चोल शासन के दौरान कला में कई प्रयोग हुए, जैसे ब्रॉन्ज कास्टिंग यानी कैंसे की प्रतिमाएं बनाना। इसके लिए एक तकनीक का प्रयोग होता है जिसमें प्रतिमा बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मोम से किसी प्रतिमा का खांचा तैयार किया जाता था और खांचे में पिघला हुआ कांसा डाला जाता था। पिघला हुआ कांसा प्रतिमा का आकार लेता था। गरम कांसे में मोम का खांचा पिघल जाता था। प्रतिमा के बनाने में बाद मोम का खांचा बेकार हो जाता था
इसका यह फायदा होता था कि उस प्रतिमा का कोई कॉपी नहीं बना सकता। सोचिए उस समय का विज्ञान।